सो इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में ये हो रहा है हमारे पास कि जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है कन्वर्ट हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, PFK1। ठीक है, PFK1 इसको हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन एंजाइम PFK2, उसकी भी हम बात करते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एटीपी यूज हो रहा है, और इस एटीपी यूज होने से इसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अभी जो PFK1 है, इस एंजाइम के एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स की बात करते हैं, तो कि ग्लाइकोलिसिस हम क्यों कर रहे हैं, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमने ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट को TCA साइकिल में भेजना है, वहां पर उससे सिट्रेट बनेगा, फिर उसके बाद उससे जो है वो अल्टीमेटली एटीपी गोल है हमारा। तो अगर सेल में ऑलरेडी एटीपी मौजूद है तो क्या हमें ये रिएक्शंस कैरी आउट करने की ज़रूरत है? नो। तो एटीपी की हाई कंसंट्रेशन और सिट्रेट की हाई कंसंट्रेशन, बिकॉज़ ये आगे पाथवे में एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी ये ज़्यादा होंगे तो ये आकर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे कि मज़ीद फ्रुक्टोज़ 1,6 बिसफॉस्फेट ना बनाया जाए, ताकि एक्युमुलेशन ना हो सबस्ट्रेट्स की। तो एटीपी और सिट्रेट की बात होगी। इसी तरह अगर एएमपी होगा, एएमपी का मतलब है लो एनर्जी सिग्नल, यानी एटीपी नहीं है, तो हम चाहेंगे ये प्रोसेस हो ताकि फर्दर एटीपी की तरफ हम जाएँ। तो एएमपी इसका पॉजिटिव एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, ठीक है? अब ये तो हो गए माइल्ड एक्टिवेटर्स। जो इसका इस रिएक्शन का पोटेंट एक्टिवेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, जो कि इवन हाई एटीपी लेवल्स की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन करवा देता है, दैट इज़ फ्रुक्टोज़ 2,6 बिसफॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज़ 2,6 बिसफॉस्फेट कहाँ से आया? हमारे पास बनना था फ्रुक्टोज़ 1,6 बिसफॉस्फेट, तो ये फ्रुक्टोज़ 2,6 बिसफॉस्फेट कैसे बना? ये बनता है इस PFK1 से, PFK एंजाइम से ही, बट PFK2 से, ठीक है? क्योंकि इसमें भी फ्रुक्टोज़ 6 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन हो रही है, बट सेकंड पोज़ीशन पर हो रही है, तो ये भी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज़ ही होता है, बट 2 होता है, ठीक है? क्योंकि ये सेकंड पोज़ीशन पर कर रहा है, और वो एंजाइम क्या है? ये वाला PFK2। अब ये एंजाइम सिंगल एंजाइम नहीं होता, ये बाय फंक्शनल एंजाइम होता है, यानी ये ऐसा एंजाइम है जिसके पास 2 फंक्शनल डोमेन्स हैं। एक डोमेन इसकी PFK2 डोमेन है, जो कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बना रही है फ्रॉम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यू कैन सी ये बन रहा है बाय दिस डोमेन। और दूसरी जो डोमेन है वो है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज, यानी वो इस 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़कर कन्वर्ट करेगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, बिसफॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज मीन फॉस्फेट को तोड़ने वाली, तो 2 फॉस्फेट है तो उसको तोड़कर वो इसमें कन्वर्ट करेगा फॉस्फोज फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 एंजाइम, ठीक है? अब किस टाइम कौन-सी डोमेन एक्टिव होगी, ये डिपेंड करता है सेलुलर स्टेट पर, फास्टिंग और फेड स्टेट पर, ठीक है? कैसे डिपेंड करता है, वो डिस्कस करते हैं अब हम इस पूरी डायग्राम से, ठीक है? अब होता क्या है ड्यूरिंग फेड स्टेट में हमारे पास एंजाइम होता है इंसुलिन, ठीक है? चलिए पहले फास्टिंग स्टेट की बात करते हैं। फास्टिंग स्टेट में हमारे पास होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जब आता है तो ग्लूकागॉन बाइंड करता है सेल के ऊपर, सेल के अंदर एडिनिल साइक्लेज एक्टिव होता है, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। अभी हम फास्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है आउटसाइड द बॉडी और इन द सेल एज वेल, इन द बॉडी और इन द सेल, तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हुआ। ये प्रोटीन काइनेज ए जो है ये फॉस्फोराइलेशन करवा देता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी इस इन दोनों डोमेन्स की, PFK2 डोमेन की भी और FBP2 की भी। जब ये इनकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है, अच्छा, फॉस्फोराइलेशन ये एक ही डोमेन की करवाता है। अच्छा, अभी देखते हैं कि FBP2 की फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। FBP2 जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है? और जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये एक्टिव हो जाता है, और जब PFK2 की फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है? एक डोमेन एक्टिव हो गई, एक इनएक्टिव हो गई। बट फास्टिंग स्टेट में कौन सी डोमेन एक्टिव हुई? फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज। बिसफॉस्फेटेज क्या करेगी, जो हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है, इसका मकसद ये होता है कि ये ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि ये फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का पोटेंट एक्टिवेटर है ना, ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे को स्पीड अप कर रहा है। तो फास्टिंग स्टेट में हम इसको जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस खत्म हो, ठीक है? ग्लूकोज यूज होने की बजाय ग्लूकोज बने, फ्रॉम विच पाथवे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हम क्या करते हैं, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, उससे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर हम वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो ऑपोजिट स्टेप्स होते हैं वो कैरी आउट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन, ठीक है? लेकिन अब जो है क्या हुआ कि फेड स्टेट की बात करते हैं कि हाई इंसुलिन हमारे पास प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी ज़्यादा है, हम चाहेंगे उस ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, और हम नहीं चाहते कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, क्योंकि अभी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं है। बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस हमें ग्लूकोज मिल रही है ऑलरेडी। तो अब क्या होगा कि जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है ये
जब आएगा सेल के अंदर, अब ग्लूकागॉन नहीं है, एक तो इस वजह से ये पाथवे बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जब इंसुलिन रेशियो ज़्यादा होगी तो साइक्लिक एमपी की कंसंट्रेशन ब्लड में सेल के अंदर कम हो जाएंगी। जब सेल के अंदर साइक्लिक एमपी कम होगा, प्रोटीन काइनेज ए नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज ए नहीं होगा तो इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। ठीक है, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो यानी अब ये इस तरफ चला गया। ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप उतर जाएगा इवन, क्योंकि अब फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही, अब उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, डिक्रीज प्रोटीन काइनेज ए एक्टिविटी फेवर्स डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ बोथ डोमेन्स, PFK2 डोमेन और FBP2 डोमेन। लेकिन इस डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, FBP2 तो इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि वो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव था। लेकिन जो PFK2 डोमेन है, जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाती है, वो एक्टिव हो जाएगी। वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो ग्लाइकोलिसिस के सेकंड स्टेप में बना है, उसको कन्वर्ट कर देगी फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। कुछ देखें, ऐसा नहीं है कि सारा ही फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, हमें तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट चाहिए ना फॉर ग्लाइकोलिसिस टू बी कैरिड आउट। तो जो थोड़ा सा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये वाला, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जो ये नया कंपाउंड बना है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये इस स्टेप को स्पीड अप करने के लिए बना है। ठीक है, और उसी टाइम ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है ताकि ग्लूकोज वहां से जो है वो प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हाउ दीज प्रोसेसेस आर बीइंग कैरिड आउट। हम यही डायग्राम ग्लूकोनियोजेनेसिस में दोबारा पढ़ेंगे बिकॉज ये उसका भी पार्ट है। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम को पढ़ें तो सेकंड स्टेप हमने पढ़ लिया। थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेटेड PFK2 इज एक्टिव whereas FBP2 is inactive. This favors formation of fructose 2,6 bisphosphate, this product. Number 4, elevated concentration of fructose 2,6 bisphosphate activates PFK1, which is the enzyme of glycolysis, which can lead to an increased rate of glycolysis. ठीक है, तो हमारा मकसद जो था वो हमारा पूरा हो गया कि फेड स्टेट में ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो रही है बाय द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उसी टाइम हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर दिया बाय इनहिबिटिंग दिस डोमेन। दिस डोमेन इज इनहिबिटेड, इट इज़ नाउ इनएक्टिव व्हेन इट इज़ डीफॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ रेगुलेटेड, दिस स्टेप इज़ रेगुलेटेड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट बना है, इसको भी रीड कर लेते हैं। वेल फेड स्टेट में क्या हुआ, ग्लूकोज ज़्यादा, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा, इंसुलिन रिलीज हुआ, प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा, PFK1 एक्टिवेट, ग्लाइकोलिसिस हो गई। फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोज लेवल कम, ग्लूकागॉन रिलीज हुआ, साइक्लिक एमपी ज़्यादा, PK एक्टिविटी ज़्यादा, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो गई, PFK1 इनहिबिट हो गया और ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट होगी। ऑन द सेम साइड, जब इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो साइक्लिक एमपी कम, PKA लेवल्स कम, डीफॉस्फोराइलेशन हुई PFK2 और FBP2 की। PFK2 की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई क्योंकि वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की एक्टिविटी ज़्यादा, PFK1 की एक्टिविटी ज़्यादा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा। ये बिल्कुल वही है जो ये वाले फर्स्ट वेल फर्स्ट स्टेट का है। ठीक है, सो दैट्स हाउ, अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म पेपर में भी लिखते हैं तो इट विल गिव यू गुड स्कोर। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये थी हमारी इसकी रेगुलेशन। अगला स्टेप है हमारे पास कि जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमने बनाया है उसको हम क्लीव करते हैं। उसको क्लीव करते हैं और दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दैट्स वाई इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है एज सच। ठीक है, और हमारे पास जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम है, एल्डोलेज बी है। ठीक है, और एल्डोलेज है, सॉरी एल्डोलेज है इस रिएक्शन का। एल्डोलेज बी एक और आइसोफॉर्म है इसी एंजाइम की जो कि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को क्लीव करता है और वो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है, वो हम फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, अभी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसकी आइसोमराइजेशन हो जाती है। अब हमारे पास एक साइड पे DHAP है और एक साइड पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। बारी बारी हम दोनों का पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पास इधर डायग्राम भी है, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का इधर बताया हुआ है, DHAP का मैं आपको बता देती हूँ। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड फर्दर मेटाबोलाइज होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली डायग्राम से। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, एक तो जो डायरेक्टली बना है और एक जो है हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनाया है। तो हमारे पास अब जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा वो दो दो होंगे बिकॉज दो साइकिल्स कैरी आउट हो रहे हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि DHAP is utilized in triacyl glycerol synthesis,
ठीक है, यानी वो कह रहे हैं दिस आइसोमराइजेशन रिजल्ट्स इन द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रॉम द क्लीवेज प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से अल्टीमेटली हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आए हैं। ग्लाइकोलिसिस में डीएचएपी का कोई एसिड फेट नहीं होता, उसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता वो ये बता रहे हैं कि टैग सिंथेसिस में हम डीएचएपी को डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ क्या होता है। तो दिस इज द डायग्राम कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसके साथ क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इस पर एक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, एक NADH मॉलिक्यूल बन रहा है और यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। अगर आप एरोस की डायरेक्शन देखें तो यू कैन सी इट इज रिवर्सिबल, तो इसकी भी कोई रेगुलेशन ऐसा सच नहीं है। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसकी दो फेट्स हैं। एक तो ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के जरिए से कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर डायरेक्टली, और ये भी रिवर्सिबल स्टेप है और इसकी भी कोई रेगुलेशन नहीं है। बट इस स्टेप में हमारे पास एक ATP जनरेट हुआ है। ठीक है, इस स्टेप में हमारे पास एक ATP जनरेट हुआ है। चूंकि दो साइकिल्स चल रहे हैं, दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो यहाँ पर दो ATP बनेंगे और यहाँ पर दो NADH बनेंगे। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बात बता दी है। उसके बाद ये साइड में क्या है इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, ये हमारे पास रापापोर्ट ल्यूब्रिक साइकिल है, इसको हम बाद में देखते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट न्यूटेज इसको कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। फॉस्फेट ग्रुप जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम 3 to 2 पोजीशन। ठीक है, और ये भी रिवर्सिबल है तो इसकी भी कोई रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद है जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो अंडर द एक्शन ऑफ इनोलेज विल बी कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा और यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट अंडर एक्शन ऑफ पायरुवेट काइनेज ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर और एक ATP यहाँ पर भी रिलीज होता है। और यहाँ पर यू कैन सी कि इस एंजाइम का पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसकी रेगुलेशन है तो इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम टेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं और पढ़ते हैं टेक्स्ट क्या है इस बारे में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होती है। इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसमें हमारे पास एक NADH बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दो मेजर मैकेनिज्म्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग NADH टू NAD। वो कह रहे हैं कि जो हमने NAD को NADH में कन्वर्ट कर लिया है, अब ये जो NADH है ये वापस NAD में कैसे कन्वर्ट होता है, उस रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो जाता है। वो यही यहाँ पर लिखा है आर द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। एक तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में स्टार्ट में मैंने आपको बताया था हम इन्हीं NADH को यूज कर लेते हैं बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और सेकंड पाथवे है कि वो ETC में मूव कर जाए इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और वहाँ पर उससे ATP जनरेट होते हैं और वापस वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है और साइटोसोल में आ जाता है। उसके बाद है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कैसे बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज कपल्ड टू द अटैचमेंट ऑफ PI टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप मजीद अटैच करते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और उसे कन्वर्ट कर देते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, दिस फॉस्फेट ग्रुप लिंक टू कार्बन नंबर 1 ऑफ द 1,3 BPG प्रोडक्ट बाय अ हाई एनर्जी बॉन्ड कंजर्व्स मच ऑफ द फ्री एनर्जी और ये एनर्जी ही नेक्स्ट स्टेप में हमें एनर्जी देती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, द टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक इज ड्यू प्राइमरीली टू द इनहिबिशन ऑफ ट्राइवेलेंट arsenite of enzymes that such as the pyruvate dehydrogenase complex which require lipoic acid as a coenzyme। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो कुछ कंडीशंस में लाइक अगर आप आर्सेनिक को डाइट के थ्रू ले लें या किसी तरह आपने आर्सेनिक को आपकी बॉडी में आ गया तो इट कॉजेज आर्सेनिक पॉइजनिंग। और वो किस तरह से आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज करता है, वो आपकी नेट ATP और NADPH की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब वो कैसे करता है, वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर करता है। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपके पास NADH भी बन रहा है और ATP भी बन रहा है, इसने उसकी प्रोडक्शन को कम कर देना है। अब वो कैसे कर रहा है, ये क्या करता है, ये आपके जो एंजाइम है आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है जिसने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप की मदद से। ठीक है, जो यहाँ पर आपने मैंने नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये वाला आर्सेनिक जो है वो इसके साथ compete करता है, इस फॉस्फेट ग्रुप को लगने नहीं देता और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जब ये डायरेक्टली इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो हमने ये वाला दो स्टेप्स बाईपास कर दिए। जब ये वाले दो स्टेप्स बाईपास कर देने की वजह से इन दो स्टेप्स में NADH और ATP प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब ये दोनों स्टेप्स नहीं हुए तो ये दोनों चीज़ें नहीं प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से NADH भी ATP प्रोड्यूस करना था ETC में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो भी नहीं होगा तो नेट एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई जो आर्सेनिक है हमारे पास वो आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज करता है। ड्यू टू एनर्जी डेफिशिएंसी इंसान मर भी सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर वो जो रापापोर्ट-ल्यूब्रिक साइकिल हमने मिस किया था, छोड़ दिया था लास्ट डायग्राम में, वो अब हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। होता क्या है इसके अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने पढ़ा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हमने 1,3 बीपीजी में कन्वर्ट किया बाय द एक्शन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी जो 1,3 बीपीजी बना है, इसका एक और शंटिंग पाथवे है, एक और साइड पाथवे है जिसको हम रापापोर्ट ल्यूब्रिक शंट या रापापोर्ट ल्यूब्रिक साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 1,3 बीपीजी इज कन्वर्टेड इनटू 2,3 बीपीजी, यानी उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है फॉस्फेट की फ्रॉम 1 कार्बन टू 2nd कार्बन बाय द एक्शन ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, और ये 2,3 बीपीजी फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज। ठीक है, ये 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है, बनता अल्टीमेटली 3 फॉस्फोग्लिसरेट ही है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज। अब इस साइकिल का फ़ायदा क्या है? इस साइकिल का फ़ायदा ये है कि ये जो साइड प्रोडक्ट बना है 2,3 बीपीजी, ये 2,3 बीपीजी स्पेशली इन आरबीसीज, ये हमारे पास ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है टू द टिश्यूज आरबीसीज के अंदर, उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जो है इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अक्यूमुलेशन ऑफ एटीपी कैन सीज ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसीज सिंस एटीपी अक्यूमुलेट, क्योंकि अब हमें एटीपी आरबीसीज के अंदर अगर बन जाए एक्सेसिव, तो ये पाथवे इस पाथवे के थ्रू गुजरता है। क्योंकि रापापोर्ट ल्यूब्रिक साइकिल में ये स्टेप नहीं हो रहा ना, ये वाला तो एटीपी नहीं बनेगा, ये वाला पाथवे होगा, और इसमें 2,3 बीपीजी बनेगा, और 2,3 बीपीजी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने में आसानी करता है और ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज तक जो है वो ईजिली कर देता है। सो दैट इज इट्स अफेक्ट इन द आरबीसीज। स्पेशली ये शंट जो है वो आरबीसीज में पाया जाता है फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी। उसके बाद अब हमारे पास बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमने कैसे बनाया? बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, सॉरी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज नहीं, हमने कौन सा एंजाइम यूज़ किया था? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, उससे हमने 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जो एक फॉस्फेट हमने रिमूव किया 1,3 बीपीजी का, उससे हमने एटीपी बनाया, इस रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और ये एंजाइम लिखा हुआ है। उसके बाद बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बीपीजी आर फॉर्म फ्रॉम द मॉलिक्यूल, दिस काइनेज रिएक्शन रिप्लेसेस द 2 एटीपी मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड अर्लियर। जो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप पर और एक थर्ड स्टेप पर। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, बिकॉज 2 साइकिल्स चल रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो इन्होंने उन दोनों को कंपनसेट कर दिया है। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो रिएक्शन जिसके अंदर एटीपी जो है हमने डायरेक्ट सबस्ट्रेट से ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है उससे एटीपी जनरेट किया है, उसके फॉस्फेट ग्रुप से, बिकॉज इट हैज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। तो इसलिए जो एटीपी जनरेट हुआ है जिस प्रोसेस के जरिए से, उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी जनरेट होते हैं बाय NADH एंड FADH2। ठीक है, उसके बाद है फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट। अब हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनना है, तो फॉस्फेट ग्रुप की शिफ्टिंग है और ये इनोलेज कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लोराइड इनोलेज को इनहिबिट करता है एंड वाटर फ्लोरिडेशन रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्शन बाय माउथ बैक्टीरिया, डिक्रीजेस डेंटल केरीज। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप की बात बता रहे हैं, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रेशन है, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट से अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बन रहा है। तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट वाला रिएक्शन जो है इनोलेज कैटालाइज कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, दैट्स वाई जो है इससे नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज द प्रोडक्ट बनता है ना, इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर एडीपी, और ये अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को देता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, और जनरेट कर देता है एटीपी। ठीक है, अब ये जो फ्लोराइड वाली बात है कि जब फ्लोराइड इनोलेज को इनहिबिट करता है ना, ठीक है, जब फ्लोराइड इनोलेज को इनहिबिट करता है तो लैक्टेट प्रोडक्शन कम हो जाती है माउथ बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि जब माउथ के अंदर अगर बैक्टीरिया हो, कोई अपने दांतों का ख्याल नहीं रखता, तो वो जो बैक्टीरिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है बैक्टीरिया में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ही होनी है। तो अगर हम फ्लोराइड्स दें जो कि आपकी टूथपेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया अंदर होते हैं, वो फ्लोराइड के जो बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस चल रही होती है, उसके अंदर इनोलेज वाले स्टेप पे जाके उसको इनहिबिट कर देंगे। पायरुवेट नहीं बनेगा, जब पायरुवेट नहीं बनेगा तो लैक्टिक एसिड, और वो आगे से हमारे पास जो है वो वाटर फ्लोरिडेशन नहीं होगी, लैक्टेट नहीं बनेगा, और डेंटल केरी से इस तरह से जो है प्रिवेंशन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट स्टेप है जिसमें पायरुवेट सिंथेसिस है और एटीपी प्रोडक्शन है, जो पायरुवेट काइनेज से हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पायरुवेट काइनेज हमारे पास जो है वो कन्वर्ट करता है एटीपी को एटीपी में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की एग्जांपल है ये भी। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल स्टेप है, तो इस स्टेप पर भी रेगुलेशन होती है। अब वो रेगुलेशन हम पढ़ते हैं कि वो कैसे होती है। इट इज अ
पॉजिटिव एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि हमने थर्ड स्टेप में बनाया था, ठीक है, फोर्थ स्टेप में सॉरी बनाया था, उसकी पॉजिटिव, वो इसका पॉजिटिव एलोस्टेरिक अफेक्टेड है एंड इट इज फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन बिकॉज नॉर्मली जो रेगुलेशन है वो आगे वाले प्रोडक्ट से होती है, बट ये आपके पास जो है पाथवे के पिछले स्टेप से आकर कोई प्रोडक्ट आकर आपको जो है वो एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एटीपी से इनहिबिट हो रहा है बिकॉज ग्लाइकोलिसिस है, तो एटीपी के लिए हम करें तो जब ऑलरेडी एटीपी होगी तो ये प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद है कोवलेंट रेगुलेशन। कोवलेंट रेगुलेशन जो है हम यहाँ से पढ़ते हैं जी। कोवलेंट रेगुलेशन कैसे होती है? फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से। और ये जो एंजाइम है ये हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ये हमारे पास एक्टिव होता है और फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होता है और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है। और वो कैसे होता है कि जब ग्लूकागोन आता है फास्टिंग स्टेज के अंदर तो वो एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एएमपी बनता है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है। ये प्रोटीन काइनेज ए इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो ये स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकागोन में फास्टिंग स्टेट में हम चाहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस ना हो, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ये एंजाइम इनहिबिट होता है और पायरुवेट नहीं बनता, ठीक है। जबकि क्योंकि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना चाहते हैं फास्टिंग स्टेट में। ऑन दी अदर हैंड जब इंसुलिन होगा, ग्लूकागोन नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, डीफॉस्फोराइलेशन होगी, तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और पायरुवेट बनेगा और ग्लाइकोलिसिस के जरिए से हमारे पास ग्लूकोज आ जाएगी। सो दैट्स हाउ इट इज कोवलेंटली रेगुलेटेड। उसके बाद है हमारे पास पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी फ्लो चार्ट से अगर आप पढ़ लें तो अगर हमारे पास ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जैसे पायरुवेट काइनेज है या एक्सोकाइनेज है, इनकी डेफिशिएंसी होती है तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जब एटीपी नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनेल या वो पार्ट्स, वो सेल्स जो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पर ही डिपेंडेंट है फॉर देयर एनर्जी, वो सफर करेंगे, जैसे आरबीसीज। तो आरबीसीज के पास एनर्जी नहीं होगी और आरबीसीज को जब वो छोटी छोटी कैपिलरी मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, अपने आप को स्क्वीज करते हैं, अपने मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं, उसके लिए उनको चाहिए होता है एटीपी। तो जब उनके पास एटीपी नहीं होगा तो वो स्क्वीज नहीं कर सकेंगे और उनकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी व्हाइल पासिंग थ्रू देम। और जब आरबीसी की शेप खराब होती है तो जब वो स्प्लीन से गुजरते हैं तो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करता है, कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है और वो उसको फेगोसाइटोज कर देते हैं। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमोलिसिस होती है, ठीक है, और इट कैन लीड टू इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो दैट्स हाउ पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी इज लीडिंग टू हिमोलिटिक एनीमिया। ये हमारे पास थी जी पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। हमारे पास अब ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं, हमारे पास पायरुवेट बन गया है। अब वो पायरुवेट क्या क्या बना सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिड्यूस टू लैक्टेट, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास मसल्स में जब आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, उतनी ऑक्सीजन उस टाइम पर नहीं मिल सकती, तो वो जो आपके मसल्स हैं वो एनर्जी यूज करते हैं बाय लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, और वो लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाता है, एसिडोसिस होता है और उस वजह से मसल क्रैम्पिंग हो जाती है और आपको उसके बाद पेन होती है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो लैक्टिक एसिड ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है और लिवर उससे जो है वो ग्लूकोज बना लेता है वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। सो मसल में तो ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास लैक्टिक यूटिलाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हार्ट मसल में ये है कि इट ऑक्सीडाइज लैक्टेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाया टीसीए साइकिल। हार्ट मसल में थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम हार्ट मसल के अंदर बात करें तो हार्ट मसल के अंदर हार्ट लिवर के अंदर तो पायरुवेट इज आइदर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए बाय टीसीए साइकिल, जबकि हार्ट मसल एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडाइजेज लैक्टेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाया द टीसीए साइकिल। तो हार्ट मसल के अंदर हम लैक्टेट को भी जो है वो टीसीए साइकिल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस है, ये मैंने आपको बता दिया है। लैक्टिक एसिडोसिस इस एक्सरसाइजिंग कंडीशन के अलावा हमारे बॉडी में भी हो सकता है, जब बॉडी में टिश्यूज को एक्सेस या उनकी नीड के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जैसे शॉक की कंडीशन है या हाइपोवोलेमिया है या वट एवर द रीजन में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को, तो टिश्यूज विड कैरी आउट लैक्टिक एसिड लैक्टिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाएगा और जो है वो एसिडोसिस कॉज करेगा, जिसे हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में थोड़ी सी भी अगर आप ऑक्सीजन देंगे ना तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, ठीक है। और वो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो उनके नॉर्मल फंक्शन की तरफ उनको लेकर आए और उनकी लैक्टिक जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाए, उस ऑक्सीजन की अमाउंट हम ऑक्सीजन डेप्थ कह रहे होते हैं जो उस वक्त उनको नहीं मिल रही होती, ठीक है। और ये उनके लिए मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के लेवल पर चली जाती है बिकॉज लैक्टिक एसिडोसिस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द ब्रेन। सो दैट्स अबाउट द लैक्टिक एसिडोसिस। उसके बाद टॉपिक है जी एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें आपके पास 2 एटीपी आते हैं, उसके अलावा एनएडीएच मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस हैं पायरुवेट तक। 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो आप ईटीसी में करें तो हर एनएडीएच मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनते हैं, तो 6 एटीपी एनएडीएच वाले और 2 एटीपी जो है
जो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन रहे हैं, तो टोटल 8 ATPs बनते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, हार्पर में एक NADH से 2.5 ATPs हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 5 NADH और 2 सबस्ट्रेट लेवल वाले तो 7 ATPs बनते हैं। उसके बाद एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, उससे आपके पास 2 ही ATP बनते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के होते हैं, और चूंकि जो NADH हैं वो यूज हो जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट, तो वो नहीं बनते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी यील्ड होगी। उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन है, हार्मोनल रेगुलेशन को हम डायग्राम से करते हैं। ठीक है, ये वाली डायग्राम है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन इस प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी उसी स्टेप पर रेगुलेट करेंगे जहां जहां रेट लिमिटिंग स्टेप है और जोन से इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो इंसुलिन तीनों पर पॉजिटिव है क्योंकि इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा है, वी वांट इट टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी, तो इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करेगा पाथवे को। और ग्लूकागॉन में चूंकि ग्लूकोज की कमी है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन फास्टिंग स्टेट है, वी वांट ग्लूकोनियोजेनेसिस इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो वो इसको जो है वो इनहिबिट करेगा इन्हीं तीनों स्टेप्स के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास इनको इनहिबिट करने के लिए डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। लाइक इन एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C एंड कार्बोहाइड्रेट रिस्पांस एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन रिस्पेक्टिवली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और स्टीरोल। उसके बाद है जी ऑल्टरनेट फेट्स पायरुवेट की क्या हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो यहाँ पर गिवन है कि एक तो आपने पढ़ ली लैक्टेट है, लैक्टेट में हो सकता है। इसके अलावा एसिटाइल कोई में जब पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से डिहाइड्रोजिनेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस। उसके नतीजे में एसिटाइल कोई बनता है जो TCA साइकिल में जाता है, तो एक फेट तो ये होगी। सेकंड, ये ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो सकता है बाय पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और इट इज अ बायोट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और ये हमारे पास इस रिएक्शन में हम पायरुवेट को यूज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। पायरुवेट से ऑक्सैलोएसिटेट और ऑक्सैलोएसिटेट से ग्लूकोज बनाते हैं फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसके बाद इथेनॉल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और तरह की एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इथेनॉल वाटर बनता है। ठीक है, तो एक उसकी पेज ये है, ये वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा में ऑल्टरनेट पेज पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जो शटल्स लिखे हुए फ्लो चार्ट्स में ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, ये हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी आपके लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। दैट्स ऑल अबाउट पायरुवेट प्रोडक्शन और ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।